दोस्तों, कोरोना वायरस के आज दिन तक जितने म्यूटेशंस नहीं हुए ना, उससे ज्यादा म्यूटेशन टॉयलेट शब्द के हुए हैं। आज दिन के इतिहास में इस शब्द ने जितनी बार चेहरा बदला है ना, इतना किसी और शब्द ने नहीं बदला होगा। सन 1540 के आसपास ये शब्द लिनन के कपड़े के लिए यूज किया जाता था। इसके सालों बाद लोगों ने ड्रेसिंग टेबल पर बिछाने वाले कपड़े को टॉयलेट कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल के अंदर के कैबिनेट में जो हम चीजें रखते हैं ना, उसका नाम टॉयलेट हो गया। और इसके कुछ दशकों बाद ये शब्द वापस म्यूटेट हुआ और अब खुद ड्रेसिंग टेबल को ही टॉयलेट कहा जाने लगा। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, ड्रेसिंग टेबल का उपयोग ड्रेसिंग टेबल जैसा ही होता था, समझे ना। लोग जब ड्रेस पहनने के लिए जाते थे या अपने कपड़े बदलने के लिए जाते थे, तब भी गो टॉयलेट जैसे शब्द का उपयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ दशक बाद ड्रेसिंग टेबल जिस कमरे में रखा है, उस कमरे को ही टॉयलेट कहा जाने लगा। और इसके बाद बेडरूम या प्राइवेट रूम को भी टॉयलेट कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। और दोस्तों, अंत में एक शब्द अस्तित्व में आया जिसे कहते हैं टॉयलेट वाटर। ये दरअसल एक खुशबूदार पानी होता था। गौर करना, बदबूदार नहीं, खुशबूदार। और पश्चिमी देशों के लोग स्नान के बाद ये टॉयलेट वाटर अपने चेहरे और शरीर पे लगाते थे। देखो दोस्तों, गई भैंस पानी में, मतलब इन द सेंस वो लोग एक्चुअली इसका उपयोग एक परफ्यूम के रूप में करते थे। बस हमें हंसी इस शब्द के कारण आती है क्योंकि इसका मतलब अभी कुछ और ही है। और अभी वर्तमान में लेवेटरी यानी कि शौचालय को टॉयलेट कहा जाता है। दोस्तों, भूतकाल में ऐसे कई सारे शब्द हुए हैं जिनके वर्तमान में अर्थ ही बदल गए हैं। जैसे कि कुछ सदी पहले नाइस शब्द को बैड चीजों के लिए या गंदी चीजों के लिए यूज किया जाता था, पर आज के युग में सब अच्छी चीजों के लिए नाइस शब्द यूज होता है। अभी जैसे अगर आप बोलो कि द नॉलेज इज अ नाइस चैनल, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ये बात आप कुछ सदी पहले बोलते तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होता। पर दोस्तों, अब मैं टॉपिक की शुरुआत करूं और आपको सच्ची सच्ची बताऊं तो 15वीं या 16वीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता के लोग यानी कि मोस्टली यूरोपियन लोग महीनों तक नहाते नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आज भी वहां के लोग 2-3 दिन में एक ही बार नहाते हैं, लेकिन तब तो नहाते ही नहीं थे। एक्चुअली बात यह है कि नहाना उनको डेंजर लगता था। दरअसल वो लोग ये मानते थे कि नहाने से उनके शरीर के त्वचा के छिद्र यानी कि पोर्स खुल जाएंगे और बाहर की गंदी चीजें अंदर प्रवेश कर लेगी और वो बीमार पड़ जाएंगे, और इसलिए नहाना नहीं है। दोस्तों, आपको भले ही हंसी आए, लेकिन ये सब सच है। मध्ययुग की बात करें तो आम जनता तो छोड़ो, यूरोप में राजा, रानियां और महाराजा भी नहीं नहाते थे। 15वीं सदी के अंत में जिस क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज के लिए जिसने भेजा था, वो स्पेनिश रानी इसाबेला अपने पूरे जीवन काल में, जी हाँ दोस्तों, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही नहाई थी। और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट पूरे महीने में 1 बार ही नहाती, लेकिन वो भी कभी कभी स्किप हो जाता था। इसी रानी का एक उत्तराधिकारी राजा जेम्स 6 अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार नहाया नहीं था। और ये राजा जेम्स तो खाने से पहले और खाने के बाद हाथ भी नहीं धोता था, बस भीने कपड़े से अपनी उंगलियों को साफ कर देता था। और दोस्तों, करीब 18वीं सदी तक पानी से नहाना वर्जित था, जैसे लोगों को पानी से बैर हो। लेकिन इस पूरी कहानी में ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आया जब ब्रिटेन के राजकुमार ने सन 1783 में पहली बार समुद्री स्नान किया, और इस स्नान के बाद उसके गले का दर्द गायब हो गया। दोस्तों, दरअसल इस राजकुमार को कोई ग्रंथि की यानी कि ग्लैंड की बीमारी थी, लेकिन काग का बैठना और डाली का टूटना एक वाकया हो गया। इसके इस समुद्री पानी में नहाने के कुछ दिन बाद वो दर्द गायब हो गया और वो ये मानने लगा कि समुद्री पानी में तो जबरदस्त औषधियां होती है। ये खारा पानी बहुत औषधियों से मिलकर बना है, इसीलिए उसमें नहाने से कई सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। और इसके बाद कई मरीजों ने समुद्री पानी में नहाना शुरू कर दिया और बहुत टाइम बाद लोगों की सोच में कुछ फर्क आया। और साल 1800 के आसपास यूरोपियन लोग ये मानने लगे कि दरअसल शरीर की त्वचा को बंद रखने से हमारे शरीर की बीमारियां बाहर नहीं आ पाती, इसलिए अभी उनको बाहर लाने के लिए 1 बार तो हफ्ते में नहाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्रांति बहुत धीमी गति से हुई और लोगों की पुरानी मान्यताओं में चेंज आने में थोड़ा टाइम लगा। और इसीलिए सन 1853 में अमेरिका के न्यू जर्सी में माउंट वेरनॉन नाम का उस टाइम एकमात्र और पहला होटल था जिसके हर रूम में बाथरूम की सुविधा थी। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और लोगों ने आम दिनों में नहाना शुरू कर दिया।
और इससे भले ही उनके बहुत सारे रोग शायद दूर ना होते हो, लेकिन स्किन प्रॉब्लम तो दूर होती ही होगी। और ये सिलसिला साबुन की खोज तक चला। मतलब सच बात बताए तो 2800 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज के ईरान और उस वक्त के मेसोपोटामिया राज्य में कुछ प्रयोगकर्ताओं ने साबुन का आविष्कार किया था, लेकिन उन साबुन में सिर्फ प्राणियों की चर्बी और कोयले की राखी थी। लेकिन इस बदकिस्मत साबुन को सदकिस्मत सन 1790 में दो फ्रांस के रसायन शास्त्रियों ने बनाया, जिन्होंने साबुन को थोड़ा रिच बनाया और आम लोगों तक पहुंचाया। और इसके बाद फिर कई अलग अलग साबुन की शुरुआत हुई। शैम्पूज आए, कंडीशनर आए और दुनिया में नहाने का दौर शुरू हुआ। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें साइंटिफिकली कितनी बार नहाना चाहिए और आप लोग खुद कितनी बार नहाते हैं। मुझे अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।